हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स के उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे जो हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं। अनुच्छेद 17 तक हमने चर्चा किया था परसों। कल तो कोई वीडियो नहीं बनाया था। आज संडे को इसीलिए कल की जगह वीडियो बना रहा हूँ। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 18 का जिक्र करेंगे, जो राइट टू इक्वलिटी का आखिरी अनुच्छेद है, उपबंध है। यानी आपको पहले बताया जा चुका है, भाग 3 के अंतर्गत इनका वर्णन है भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 14 यदि जीनस है तो अनुच्छेद 18 स्पीशीज का ही एक हिस्सा है। तो इस प्रकार से हम लोग 15, 16, 17 और आज 18 का जिक्र करने जा रहे हैं। यह वीडियो मुख्य रूप से बिहार के विद्यार्थियों को समर्पित है, जो बिहार लोक सेवा आयोग में हुई धांधली के विरुद्ध धरने पर बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उनका गांधीवादी प्रदर्शन रंग लाएगा और बिहार की सरकार झुकेगी तो नहीं, वो संवेदनशील ऑलरेडी है बच्चों के भविष्य के प्रति। मेरी कुछ सूत्रों से बात हुई है, उनका कहना है कि बिहार सरकार उनके डिमांड को पूरी तरह से ध्यान में रख रही है और उसको ध्यान में रख करके ही कोई फैसला लेगी, भले ही विरोधी दल इसकी आलोचना करें। मैं भी विद्यार्थियों के साथ ही हूँ और मेरा मानना है कि विद्यार्थियों की हड़ताल जायज़ है, उनका पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन जायज़ है। एक ज़माना था जब आईएएस के बाद बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस को प्रमुखता दी जाती थी। हम लोग खुद ही उस कंपटीशन को दिए हुए हैं, उससे गुजरे हुए हैं। वह काफ़ी टफ कंपटीशन होता था, लेकिन आजकल जिस घटिया तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न में ही बहुत सारे उत्तर रहते हैं, उसको देखते हुए लगता है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने काफ़ी हद तक अपने स्तर को गिरा दिया है। और मुझे बिहार के जो विद्यार्थी हैं उनमें कोई कमी दिखाई नहीं पड़ती है। उनकी क्वालिटी वैसे ही है जैसे पहले थी, लेकिन जब परीक्षा का स्तर ही घटिया होगा और उसमें भी नकल वगैरह हो जाएगी या पेपर लीक हो जाएगा तो और दिक्कत होगी। अच्छे विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ करके गए हैं, जो तैयारी करके गए हैं, या घटिया प्रश्न पूछ दिए जाएंगे तब भी उनको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब वो ये तैयारी तो करके गए नहीं होंगे कि भाई फलनवा चीज़ फलनवा जगह पर है या कितने ज़िले हैं। हो सकता है कि ये चीज़ उनको बहुत छोटी जानकारी लगी हो और इसी पर कोई प्रश्न आ जाए, या फलनवा चीज़ किस जिला में है, ठीक है, उस जिले का नाम भी प्रश्न में दे दिया जाए। अब पता चला कि कैमूर की पहाड़ियों में स्थित, अब मान लीजिए कोई चीज़ पूछ दे तो पता चला कि वो कैमूर की पहाड़ियाँ तो दे ही दिया है वो प्रश्न में, तो उत्तर में क्या खाक देगा। तो इस प्रकार से बच्चे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जो तैयारी करके गए हैं विद्यार्थी, जो तैयारी नहीं किए हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे। वहाँ भी परफेक्ट इक्वलिटी हो जाएगी जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ये कंपटीशन में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा, यह कतई उचित नहीं माना जाएगा। दूसरे शब्दों में परीक्षा ली ही जाती है, जो लॉर्ड मैकाले कहता, टू कीप रास्कल्स आउट, यानी उन रास्कल्स की जो हिंदी दुष्ट होती है, लेकिन यहाँ दुष्ट से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है जो अयोग्य लोग हैं उनको छांटने के लिए। तो प्रश्न की क्वालिटी पर ही निर्भर करता है कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है, और आप छांटेंगे कैसे। बहरहाल हमारी पूरी तरह से सॉलिडेरिटी उन स्टूडेंट्स के साथ है जो हड़ताल कर रहे हैं, जो पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, और हमको लगता है सरकार भी पूरी तरह से संवेदनशील है उनकी मांगों के प्रति, और सरकार भी इस पर जरूर ध्यान दे रही है। मेरी कई सूत्रों से बातचीत हुई है, जैसा कि मैंने कहा, वे सभी बताते हैं कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और उसके मद्देनजर ही आगे का फैसला लिया जाएगा। लोक सेवा आयोग तो एक परामर्शदायी निकाय है, वो वही करता है जो सरकार चाहती है। ये तो डी सिल्वा केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में ही स्पष्ट कर दिया था। दूसरे शब्दों में नौकरशाह ये तय नहीं करते, ये सरकार यानी चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो करते हैं। मुझे लगता है नीतीश कुमार जी एक निहायत संवेदनशील इंसान हैं और वो निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। यूँ तो विरोधी दल
या विरोधी पार्टियां सरकार की आलोचना करती रहती हैं, उस पर मत जाइएगा, विरोधी दलों के चढ़ाने पर भी मत जाइएगा, लेकिन आप सरकार से उम्मीद रखिए पॉजिटिव रिस्पांस की, जो सरकार जल्द ही आपको देगी। इस बीच आप मेरा वीडियो फ्री देखते रहिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मुझे लगता है बिहार के लिए बहुत ही मुफीद होगा यह लेक्चर। आप लोगों को आगे प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए तमाम चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, उसमें बिहार स्पेशल भी होगा। तब तक आप यह वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। आज हम अनुच्छेद 18 का जिक्र करेंगे, जो कि मूल अधिकारों का ही एक हिस्सा है, एक उपबंध है, और ये राइट्स टू इक्वलिटी अनुच्छेद 14 से 18 में आखिरी उपबंध है, आखिरी अनुच्छेद है, जिसका जिक्र हम लोग करने जा रहे हैं। हम आपको बताते चलें इक्वलिटी समाज में कैसे आएगी, अगर उपाधियों के रहते जो है समानता कैसे आएगी, उपाधियां बनी रहती हैं, तो मोटे तौर पर यदि उपाधियां, जैसे अंग्रेजों ने समाज में भेदभाव पैदा करने के लिए कुछ लोगों को राजा, राय, रौनक जैसी उपाधियां, मुख्तार जैसी उपाधियां प्रदान कर दी, और थानेदार इन लोगों को राइट टू इक्वलिटी के तहत ट्रीट नहीं करता था, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो उस समय थे नहीं। इन लोगों के साथ मरौवत बरतता था। दूसरे शब्दों में इन लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं राज्य के तहत प्राप्त थी, जिसमें कि आपराधिक मामलों में इन लोगों को दूसरों की तरह से ट्रीट नहीं किया जाता था, दूसरों से इतर किया जाता था। जब देश आज़ाद हुआ तो फंडामेंटल राइट्स लागू करने की बात आई, जब 26 जनवरी 1950 को, तो इस पर यह गहन विचार हुआ, और डॉक्टर अंबेडकर एंड कंपनी ने जो संविधान निर्माण किया, उसमें इस बात का ध्यान रखा कि भाई समाज में बराबरी कैसे आएगी उपाधियों के रहते हुए। इसलिए उपाधियों के अंत पर उतना ही बल दिया जितना कि अस्पृश्यता के उन्मूलन पर, और इस प्रकार से उपाधियों के अंत की बात कही। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। अनुच्छेद 18 के 4 वाक्य या उपवाक्य हैं, क्लॉजेज या सब क्लॉजेज हैं, 18(1), 18(2), 18(3), 18(4), जिसमें 18(1) और 2 नागरिकों के लिए हैं, 18(3) और 4 उन लोगों के लिए हैं जो भारतीय नागरिक नहीं हैं, विदेशी हैं, लेकिन सर्विस यहाँ करते हैं किसी भारत सरकार या ट्रस्ट के अधीन। दूसरे शब्दों में किसी सरकार, भारत सरकार नहीं, किसी सरकार, राज्य सरकार भी चलेगा, किसी सरकार या ट्रस्ट के अधीन कार्य करते हैं, और वो बाहर विदेश से वेतन भत्ते लेना चाहते हैं, या कोई उपहार लेना चाहते हैं, कोई और चीज़ लेना चाहते हैं जो कि उस पद से संबंधित है, तो यानी जैसे डिजिग्नेशन लेना चाहते हैं, कोई पदनाम लेना चाहते हैं, प्रेजेंट है, ऑफिस है, इमोलूमेंट्स है यानी वेतन भत्ता है, ये सब, इन सभी चीज़ों के लिए उनको भारत के राष्ट्रपति से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी। उनको यह अलाउड है, लेकिन अन्य लोगों को यह अलाउड नहीं है। इस मामले में हम लोग उन पुरस्कारों को भी रख सकते हैं जो पद्म अवार्ड से संबंधित है, उसका भी हम जिक्र करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र करेंगे, कुछ हालिया घटनाओं का भी जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले 18(1), अनुच्छेद 18 के उपवाक्य 1 में ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शन से संबंधित पुरस्कार नहीं प्राप्त करता और भारतीय नागरिक है, वह राज्य उसको कोई भी उपाधि नहीं दे सकता। 18(1) राज्य के द्वारा उपाधि देने नागरिकों को वर्जित किया गया है। आपको हम बताते चलें, यह केवल राज्य के विरुद्ध है, जिसमें कुछ संगठन जैसे अकादमिक संगठन को शामिल नहीं किया गया है, यानी एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को शामिल नहीं किया गया है। मोटे तौर पर रिटायरमेंट के बाद कोई प्रोफेसर अपने नाम के पहले प्रोफेसर लिख सकता है, वो अपेंडेज नहीं माना जाएगा, उससे समाज में कोई गैर बराबरी पैदा नहीं होगी। दरोगा जी
उसको अन्य लोगों की तरह से ही ट्रीट करेंगे। जैसे एक उदाहरण है, कोविड काल में नरेंद्र मोदी ने मार्च में आकर के टेलीविजन चैनल पर यह घोषणा की कि तत्काल प्रभाव से सभी ऑफिस, सभी कार्यालय और सभी संस्थान आदि बंद रहेंगे, यानी लोगों का मिलना जुलना बंद रहेगा। उन्होंने यह घोषणा कर दी तो एक तो प्रोफेसर साहब थे यूनिवर्सिटी के, वो अपने आवास के दीवार के सहारे टहल रहे थे। तब तक दो कांस्टेबल आए, गर्दनिया के उन सबों ने कहा कि कहाँ कहाँ क्या कर रहे हो भाई, तो मैं जानते नहीं, मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। तेरी के प्रोफेसर प्रोफेसर उस सब ऐसे बोले और गर्दनिया के गेट के अंदर ढकेल करके गेट बंद कर दिए। सब कहे अंदर चल। तो इस प्रकार से प्रोफेसर लिखने से या कैप्टन और कर्नल लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अक्सर देखते होंगे सेना के तमाम अधिकारियों के साथ पुलिस वाले के अभद्रता का वीडियो वायरल होता रहता है। दरअसल उनको कानून के सामने बराबर ही माना जाता है जैसे आम जन को माना जाता है। दूसरे शब्दों में वो गैर बराबरी क्लेम नहीं कर सकते केवल इसलिए कि वो सैन्य सेवा या अकादमिक सेवा से जुड़े हुए हैं। तो 18(1) राज्य को किसी भी तरह की उपाधि देने से मना करता है ताकि समाज में गैर बराबरी पैदा ना हो। आपको मैंने बताया कि यह राज्य और नागरिकों के विरुद्ध ही उपलब्ध है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 18(1), 18(2) मुख्य रूप से 18(1) दरअसल राज्य के विरुद्ध ही उपलब्ध है। 18(2) भी कह सकते हैं राज्य नागरिकों के विरुद्ध है, लेकिन वो भी राज्य उसमें शामिल है, अंतर्निहित है। तो 18(2) भी राज्य और नागरिक दोनों के विरुद्ध है 18(1) की तरह से। बस ये है कि 18(1) में कहा गया है राज्य अकादमिक और मिलिट्री सेवा को छोड़कर किसी और डिस्टिंक्शन से संबंधित कोई उपाधि नहीं दे सकता, और दूसरे में नागरिक कोई उपाधि ले ही नहीं सकते। दूसरे के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा और कर दूं। जैसे सोनिया गांधी को इटली की सरकार, जब बर्लुस्कोनी वहां के प्रधानमंत्री थे तो कुछ पुरस्कार देना चाहते थे। इधर यूपीए का शासन था, तो विद्वानों ने बताया, कुछ वकीलों ने, जैसे उन्हीं के कांग्रेस के ही कई वकील हैं, जैसे कपिल सिब्बल साहब हैं, सलमान खुर्शीद हैं, मनीष तिवारी हैं, ये सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, पी चिदम्बरम हैं। इन लोगों ने बता दिया होगा कि भाई ऐसा है कि आप कोई उपाधि नहीं ले सकती, यह भारतीय संविधान के तहत वर्जित है। तो नागरिक हो या राज्य, किसी भी तरह की उपाधि राज्य दे सकता है, नागरिक ले सकता है। ये 18(1), 18(2) से स्पष्ट कर दिया गया है। 18(3) और 4 के अंतर्गत ऐसे सभी लोग जो भारतीय नागरिक नहीं हैं लेकिन भारत में किसी राज्य के अधीन, राज्य का मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से है, कहीं भी काम करते हों या ट्रस्ट के अधीन काम करते हों, तो वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से कोई पद प्रतिष्ठा या उपहार या उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। वेतन और भत्ता भी प्राप्त कर सकते हैं विदेश से, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति से पूर्वानुमति जरूरी है, और दूसरी शर्त है कि वो भारत के नागरिक ना हो। इस प्रकार से अनुच्छेद 18(1) से 18(4) तक का मैंने वर्णन किया। इस संबंध में सुप्रीम 1954 में जब शुरू हुआ पद्म अवार्ड, जिसके तहत 4 तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। सर्वोच्च नागरिक सेवा के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है, सबसे नीचे पद्मश्री आता है। तो ये चारों पुरस्कार जब देने की बात हुई तो ये माना गया कि भाई ये गैर बराबरी पैदा करते हैं। जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में सत्ता में आने के बाद इसको खत्म कर दिया। जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने, इसको खत्म कर दिया, लेकिन फिर से इंदिरा गांधी ने इसे शुरू कर दिया था 1980 में। और पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है कि चूंकि प्रधानमंत्री ही पद्म पुरस्कारों संबंधित समिति का अध्यक्ष होता है, तो उन्होंने जीते जी अपने लिए ही भारत रत्न दे दिए थे, खुद को भारत रत्न दे दिए थे। खैर, बीजेपी वाले तो ये अपना विरोधी दल के से संबंधित हैं, तो ये अपना अभी लोकसभा राज्यसभा में जब संविधान पर बहस हो रही थी तो कुछ लोगों ने ये मुद्दा उठाया था, लेकिन इसका बहुत मतलब नहीं है। पंडित नेहरू और पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी
का इस देश के विकास में काफ़ी योगदान है। तो अगर वो अपने नहीं देते तो उनके बाद वाले जो सरकारें थीं, जो कांग्रेस की सरकार थी, जैसे राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, तो उनमें से कोई पुरस्कार दे देता उनको, यानी यह अवार्ड देता, लेकिन यह अवार्ड उपाधि नहीं है। दूसरे शब्दों में, इनसे गैर बराबरी पैदा नहीं होती। हालांकि एक तर्क बहुत जेन्युइन है कि भाई वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में, यानी प्राथमिकता की सूची में 9वें स्थान पर कैबिनेट मिनिस्टर के ठीक बाद भारत रत्न अवार्डी आते हैं। तो किसी दरोगा की हिम्मत नहीं है कि व्यवहार में, भले ही वो कानून के सामने गैर बराबरी पैदा ना करते हो, लेकिन व्यवहार में वह जाए और धकिया करके ले करके आवे किसी भारत रत्न अवार्डी को। उसके नीचे पद्म विभूषण और पद्म भूषण वाले आते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी दरोगा की हिम्मत नहीं है कि वो जाके गर्दनिया दे ऐसे लोगों को जो भारत रत्न या इनमें से कोई भी पुरस्कार, चाहे पद्म विभूषण संबंधित हो, पद्म भूषण या पद्मश्री संबंधित हो, उनको उनको गर्दनिया के थाने में बंद कर दे। तो इस प्रकार से ये किसी न किसी रूप में गैर बराबरी पैदा करते हैं, ऐसा तर्क सुप्रीम कोर्ट के सामने भी दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भाई ये मेरिट के आधार पर उन लोगों को दिया जाता है जो समाज के प्रति, देश के प्रति अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं, उनको दिया जाता है। इसलिए ये गैर बराबरी पैदा नहीं करिए, प्रोत्साहन के लिए। मोटे तौर पर आप समझिए, बच्चे से आप कहते हैं भाई तुम हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन आ जाओगे तो तुम्हारे लिए हम बाइसिकल खरीद देंगे या घड़ी खरीद देंगे या बाइक खरीद देंगे, तो वो उस जोश में और ज़्यादा पड़ता है। इसी तरह का ये अवार्ड भी है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि यह पुरस्कार प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है, ना कि गैर बराबरी पैदा करने के लिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वेंकट राघवन बनाम भारत संघ मामले में 1997 में ही इस तरह के तर्क को रिजेक्ट कर दिया था। आपको मैंने बताया, इसमें एक जेन्युइन तर्क यह दिया गया था, जो कि उचित भी नहीं है, कि भाई भारत रत्न या जो पद्म पुरस्कारों सम्मानित लोग हैं, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में ऊंचे आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के ठीक बाद होते हैं, जैसे भारत रत्न अवार्डी आपको बताया। तो दरोगा जी की हिम्मत नहीं है कि ऐसे आदमी को गर्दनिया के थाने में बंद कर दें। और इंसान है तो उनसे गलती हो ही सकती है, टू आर इज ह्यूमन, यानी कोई ऐसा कृत्य वो कर सकते हैं जो कि आपराधिक कृत्य हो सकता है, जिसमें दरोगा जी या पुलिस वाले इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि ऐसा कर सकें। जो भी है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना। उसने माना कि भाई प्रोत्साहन स्वरूप ये दिए जाते हैं और इनके नाम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर एमपी को गिरफ्तार किया जा सकता है, मंत्री को गिरफ्तार किया, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है, बशर्ते उन प्रिविलेजेस को छोड़कर जो संविधान के तहत अनुच्छेद 105 में वर्णित हैं, जिसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। तो 194 में राज्य विधानमंडल के लिए, 105 में सांसद के लिए ये विशेषाधिकार हैं। संसद के भी कुछ विशेषाधिकार हैं, ठीक वैसे जैसे सदन के कुछ विशेषाधिकार राज्यों में हैं, राज्य विधानमंडलों के हैं। इन सब का जिक्र मैंने किया था। तो ऐसी दशा में इनको छोड़कर शेष मामले में प्रधानमंत्री को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। केवल राष्ट्रपति और गवर्नर को ही अनुच्छेद 361 के तहत कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं, और प्रिविलेजेस के मामले में कुछ मामलों में संसद के भीतर या सदन के भी पटल पर ही सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं, जैसे वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो 19(1)(a) पर भारी पड़ता है। तो इनको छोड़ करके शेष सभी मामलों में, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने कोई बदतमीजी कर दिया या आपने माली को 2 चाटा मार दिया, तो आपके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, क्योंकि इससे वर्जना केवल राष्ट्रपति और गवर्नर को ही है। वैसे ये माना जाता है जो उस पद पर पहुंच गया है वह इस तरह का ओछी हरकत नहीं करेगा, इसलिए राष्ट्रपति को फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री कहा जाता है, देश का पहला नागरिक कहा जाता है। ये इन्हीं आचरण के बदौलत, यानी उनके आचरण अनुकरणीय होते हैं, और उनकी पत्नी को फर्स्ट लेडी
ऑफ द स्टेट यानी राज्य की प्रथम महिला महिला कहा जाता है, वो शायद इन्हीं व्यवहारों कारण, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनका व्यवहार उच्च होगा और वो इस तरह का हरकत नहीं करेंगे। यही उम्मीद एमपी, पीएम या किसी और मिनिस्टर से भी की जाती है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों, चीफ मिनिस्टर या उनके कैबिनेट या उनके मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों से भी यही अपेक्षा की जाती है। तो अनुच्छेद 18 इसी से रिलेटेड है, उपाधियों के अंत से, ताकि समाज में गैर बराबरी पैदा न हो। हमने तमाम चीज़ें बताया। एक और उदाहरण आपको दे देते हैं जो 18(2) से संबंधित है। वह यह है कि सचिन तेंदुलकर अपने ज़माने में बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते थे। जॉन मेजर साहब जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो इनके फैन थे, तो उन्होंने एक बार इनको नाइटहुड यानी सर की उपाधि देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन भारत सरकार ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई वो उनकी भावना कद्र करते हैं, लेकिन भारतीय संविधान किसी भी तरह की उपाधि देने से मना करता है। तो ब्रिटेन में तो ये दिया जाता है और वहाँ भी गैर बराबरी पैदा नहीं होती है। एक्चुअली वहाँ का विधान दूसरा है, यहाँ का विधान दूसरा है। तो इस प्रकार से उनकी भावना की कद्र करते हुए भारत सरकार ने बहुत ही आराम से, विनम्रता से इस निवेदन को ठुकरा दिया था और कहा था कि भाई सचिन तेंदुलकर को यह नहीं दिया जा सकता। यही बीसीसीआई ने भी कहा जो भारत सरकार ने कहा था, और इस प्रकार से जॉन मेजर उनको नाइटेड नहीं कर पाए थे। दूसरे शब्दों में जब वो खेलते थे क्रिकेट, तो जॉन मेजर साहब जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जो मार्गरेट थैचर के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री हुए थे, वह उनके फैन हो गए थे। टोरी गवर्नमेंट चला रहे थे, यानी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार चला रहे थे। वह सचिन तेंदुलकर के फैन हो गए थे और उन्होंने उन्हें नाइटहुड, जैसे सर डॉन ब्रैडमैन, सर वो वेस्ट इंडीज़ के ब्रायन लारा, ये सॉरी जो कपिल के समय के हैं, देखिए मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, ठीक है, उनको नाइटेड किया गया है। तो सर की उपाधि इन लोगों को दी गई है, सर डॉन ब्रैडमैन को दी गई है। रिचर्ड साहब को जो है, सॉरी हेडली तो वो था अमेरिका बेस्ड आतंकवादी था। रिचर्ड रिचर्ड कुछ ऐसे ही नाम है सर, रिचर्ड। तो उनको ये उपाधि दी गई थी। तो इस प्रकार से वो सचिन तेंदुलकर के साथ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट करना चाहती थी, जिसको भारत सरकार ने विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया था और उनको भारतीय संविधान के इसी अनुच्छेद 18 का एहसास कराया था। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 18(1), 18(2) भारतीय राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं, भारतीय नागरिकों पर भी प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन 18(3), 18(4) ये उन लोगों के लिए खुले हुए हैं जो भारतीय नागरिक नहीं लेकिन भारत में सेवा करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए WHO का कोई कार्यालय यहाँ है, वो WHO के अधीन काम करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशन सिस्टम का कोई कार्यालय है, उसके तहत काम करते हैं, या एम्बेसीज में काम करते हैं, या तमाम ट्रस्ट हैं, ट्रस्ट के तहत काम करते हैं, तो उन पर ये नियम लागू नहीं होता। ये नियम केवल उन लोगों के लिए है जो भारतीय नागरिक हैं। तो 18(1), 18(2) कह सकते हैं उन लोगों के लिए है जो भारतीय नागरिक हैं, और राज्य के लिए है जो भारतीय, जिसका मतलब भारतीय राज्य से है, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो या स्थानीय सरकार हो या कोई अन्य हो। तो इस प्रकार से इसका जिक्र मैंने अनुच्छेद 12 में ऑलरेडी कर दिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत में गैर बराबरी पैदा नहीं की जा सकती कृत्रिम तरीके से, संविधान इसको वर्जित करता है। इन्हीं लेक्चर के साथ आज मैं अपने लेक्चर का समापन करता हूँ। धन्यवाद।